क्या दुगनी कर दी। जो लखनऊ के इधर का पूरा इलाका है वहां के किसान इतने बदहाल हैं कि वो तो आंदोलन भी नहीं कर पाते। साहब हमसे बेहतर आप जानते हैं। जो आंदोलन करने की ताकत रखने वाले किसान हैं उनके ऊपर गोली चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, कील लगाई गई। इसलिए ये वक्त बहुत कठिन है। आप बूथ और सेक्टर के जिम्मेदार लोग हैं। हमने अगर ये तय किया कि समाजवाद और अम्बेडकरवाद की विचारधारा की लड़ाई को खुलकर साथ देने का वक्त आ गया है। अब ये लाभ लपेट का कोई मतलब नहीं है। लड़ाई खींच कर लकीर होनी चाहिए। जितने संविधान के विरोधी लोग हैं वो जब एक तरफ हैं तो संविधान के बचाने वालों को अब लकीर खींचकर एक तरफ हो जाना चाहिए। और आपसे दो चार बातें ही कहने आया हूं। हमारा समाज जाति प्रधान है। ये जैसा जाति प्रधान समाज है कि जब एक व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री था तो उसने अपनी जाति नहीं बताई थी। प्रधानमंत्री बनने आया तो कहा मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। याद है आपको? ओबीसी बोला था ना। उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं। याद है जाति क्या होती है देखिए। और 2023-24 में जब समाजवादी और अम्बेडकरवादी लोगों ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जाति जनगणना कराओ, तो उन्होंने कहा अरे भाई जाति तो होती ही नहीं, केवल गरीब और अमीर ही दो जाति होती है। पकड़ रहे हैं आप लोग? इस देश को धोखा दिया जा रहा है। जाति जनगणना की मांग करने वाले उन समाजवादी और अम्बेडकरवादी लोगों को समर्थन देने की क्यों जरूरत है? मैं बहुत आसान भाषा में थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूं। तमाम लोग यहां पर आंदोलनों से निकले लोग हैं। आपको जब पता है कि आपके समाज में जातियां हैं तो जाति के नाम पर झगड़ा भी है। कुछ लोगों के पास ज्यादा है और कुछ बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम है। मैं एक आंकड़ा बताऊं, उसे आप आसान भाषा में गांव तक पहुंचाइएगा। गांव के लोगों, जिम्मेदारी हमसे ज्यादा आपकी। आंकड़ा ये कहता है कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2023 में आई, देश के 1% लोगों के पास 43% संपत्ति का कब्जा है और 3% संपत्ति पर 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। अब इसे आसान कर दें, मान लीजिए 100 रोटी है और 100 लोग खाने वाले हैं। एक आदमी है जो 40 रोटी अकेले खा रहा है। क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि वो एक आदमी कौन है? 3 रोटी पर 50 आदमी गुजारा कर रहे हैं। और कुल आंकड़ा बढ़ा देंगे तो 10 रोटी पर 90 लोग पेट भरने को मजबूर हैं और 90 रोटी 10 लोगों के पेट में जा रही है। क्या ये जरूरी नहीं है कि 100 रोटी है तो एक एक रोटी 100 लोगों में बटे? ये है समाजवाद और अम्बेडकरवाद का मतलब। समाजवादी आंदोलन का नारा हुआ करता था। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कई बार हमने इनसे सुना, इनके किस्से, इनके संघर्ष को सुना। अभी बात हो रही थी कि यहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं है, आप प्रत्याशी जिताएंगे। वो कहता है हमको वोट दो, हम बनेंगे वहां। समझ रहे हैं ना इशारा? ये चुनाव प्रत्याशियों का है ही नहीं, ये चुनाव विचारधारा का है और देश के संविधान को बचाने का चुनाव। आपको चुन करके वोट देना है कि आप किसको वोट दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 2 लोग आपके सामने खड़े हैं। एक तरफ वो विचारधारा खड़ी है जिसने समाजवाद की लड़ाई इस देश में लड़ी। क्या लड़ाई थी? इस नारे को गांव-गांव जाकर लिख दीजिएगा, आसान भाषा में लोगों को समझाइएगा, क्योंकि नई पीढ़ी के नौजवानों को तो पता ही नहीं है कि कितना संघर्ष करके यहाँ तक का रास्ता तय किया गया था। उनको तो एक नारा रील्स पर आ गया, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। आपको पता ही नहीं था कि आपकी झोपड़ी के भाग किसने खोला। ये तस्वीरें लगी हुई हैं इस पोस्टर में, देखिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो समाजवाद और अम्बेडकरवाद का नारा था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। उस विचारधारा की लड़ाई हम लड़ने के लिए खुल करके आपके बीच में आए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इनकी बात करना आपकी झोपड़ी के भाग को खोलेगा। अगर आपके झोपड़ी में दीपक ज्ञान का नहीं जलेगा तो 5 किलो अनाज मुफ्त में लेने वाले को आप मसीहा मानकर बैठोगे। अगर आपकी झोपड़ी में
ज्ञान का दीपक और शिक्षा का दीपक नहीं जलेगा तो आप भी ये मान लोगे कि ये पूरा सूरज 2014 के पहले नहीं उगता था। सूरज कब उगना शुरू हुआ? 2014 के बाद। ये पेड़वा के लगे ले हमारे भोजपुरी में घर है, भोजपुरी समझ जाला लोगन की ना। ये पेड़ लगे ले हुई मर गए, एकर फल खा ले अगली पीढ़ी। एकर मतलब जो पेड़ लगाया उसकी कुर्बानी अगली पीढ़ी फल खाती है। आज इस देश को बचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, वरना अगली पीढ़ी हमें और आपको कोसेगी कि तुम्हारे सामने जब इम्तिहान का वक्त आया था तो तुम अपनी जाति बिरादरी में लड़ रहे थे, तुम अपनी पार्टी और नेता में लड़ रहे थे कि हमारे नेता ने क्या गलती की। जैसे एक पार्टी का कार्यक्रम है तो गांव में आप भी जाएंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, भाई कुछ व्यवहारिक बात होनी चाहिए। मैं इतना किताब जरूर पढ़ा हूं कि अगर विचारधारा पे बोलना हो तो घंटों बोलते रहूंगा, लेकिन अब लड़ाई आर या पार की है। क्या लड़ाई है? आप गांव में जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने गठबंधन ठीक नहीं किया, तो कहिए कि ये वक्त चुनाव की पार्टी के गठबंधन का है, उससे ज्यादा जनता के गठबंधन का है। उन्होंने जो किया सो किया, आइए हम लोग तो गठबंधन एक अच्छा कर ले। जो ये मंच पर नाम बोले गए, बगीचा तब सुंदर लगता है जब हर रंग के फूल खिले होते हैं, और इस मंच पर जितने लोगों के नाम बोले गए उनमें जातियां पहचानिए। ये है समाजवाद और अम्बेडकरवाद का मंच। सब लोग हैं, लेकिन उधर से भी बोला जाएगा हमने राष्ट्रपति दलित बनाया, इशारा समझ रहे हैं ना, हमने प्रधानमंत्री दलित बनाया, हमने मुख्यमंत्री ओबीसी बनाया, हमने सबसे ज्यादा ओबीसी को मंत्री बनाया, हमने सबसे ज्यादा सांसद विधायक बनाया। तो आप पूछिएगा जज कितना बनाया, प्रोफेसर कितना बनाया, वकील कितना बनाया, नौकरी कितनी दी? ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री इस देश के संविधान ने बनाया है। और आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री बने थे, मैं उनको याद करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। समाजवादी पार्टी एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न जिए, जो किसी से मांग कर न रहे, एक सम्मान और खुददारी की बात करने वाली विचारधारा। और जब किसान का बेटा संविधान के रहते मुख्यमंत्री बन गया तो वो आपकी कृपा पर तो नहीं बना, आप तो थे भी नहीं, लेकिन बनना क्या था? प्रोफेसर बनना था ना। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, गांव में जाके तनी और दोनों लोग पूछिया भैया, असली सवाल तो ही पूछे क्या देश में 596 वाइस चांसलर, वो क्या आसान भाषा में कहें, जैसे विश्वविद्यालय का मालिक, एक यूनिवर्सिटी जैसे होती है उसके मालिक को वाइस चांसलर कहते हैं। 596 वाइस चांसलर में केवल 6 वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट के, दलित समाज के, केवल 6 वाइस चांसलर आदिवासी समाज के। आबादी कितनी है? शेड्यूल कास्ट की आबादी तो पता ही नहीं, अभी 17-18% से ज्यादा हो गई। आदिवासी समाज की आबादी 9% के आसपास है। और ओबीसी के लोग तो कहते हैं कि हमके तो पता है ना, हमारे गिनती करा ला भाई, हमें तो पता ही नहीं। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, और कम से कम भेड़ की गिनती होती है, बकरी की गिनती होती है, पेड़ की गिनती होती है, आदमी की गिनती नहीं होती। इसलिए जाति जनगणना जरूरी था। गिनती होती तो चोरी पकड़ में आ जाती, हकमारी पकड़ में आ जाती। तो जिसको जितनी रोटी पेट के लिए चाहिए उतनी रोटी उसको मिल जाती, वो रोटी न मिले इसलिए आपके ऊपर धर्म दिल में होता है। कोई भगवान इंसान को लाते हैं ना, कोई इंसान भगवान को कैसे ला सकता है? इशारा समझ गए कि नहीं? अब राजनीतिक मंच है ना, तो इशारे में बात होनी चाहिए। जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे, कहां से लाए? वो सबको लाए हैं, वो तुम्हारे पहले भी थे, तुम्हारे बाद में रहेंगे। तुम उनके नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहते हो और चुनाव जीतना चाहते हो, इसलिए बच के रहिएगा। कोई धर्म और मजहब के नाम पर आपको वोट मांगने आएगा और दूसरे मजहब को बताएगा कि वो आपका दुश्मन मजहब है। मजहब दुश्मन कब हो गया साहब? इस मुल्क में तो सब मिलकर रहा करते थे। और आदरणीय बैठी हुई हैं, हम जिन्हें पढ़ा करते थे, आप उनके घर की हैं। अब तो पतंगे भी ये देख के हैरान हो गई कि ये छतें भी हिंदू मुसलमान हो गए। छतें तो एक हुआ करती थी, मिल करके हमने
मेरे पिताजी के सबसे प्रिय मित्र थे डॉक्टर वसूल हसन। हम उनके घर ईद में सेवइयां खाने जाया करते थे और वो हमारे यहाँ दीपावली में आकर के खाना पूरी खाते थे। अचानक कोई बीच में आया और सेवई और ईद को बांट दिया। आपको बांटा जा रहा है कि नहीं? सच सच बताइए। कुछ कड़वी बात भी तो करनी जरूरी है। हमारे लोग ही उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। उदाहरण दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में शुरू हुई थी। 2018 सरकार चली, 2018 पहले विज्ञापन आया था, 2018 में शुरू हुई वो। और जब उसमें शिक्षक भर्ती के नाम पर दलितों पिछड़ों, आपको एक बात कहने आया हूं, क्योंकि जिस मंच पर हम हैं उसका नारा है पीडीए ही हराएगा एनडीए को। कैसे हराएगा इसको यहां से देखिए। पीडीए मतलब पिछड़ा, टी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक। बाकी जो समाजवादी है वो समाजवादी अगड़े तो अपने आप आपके साथ खड़े हैं। आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी, उनको तो नहीं साबित करना पड़ा था कि उनको जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, पुराने लोग सब जानते होंगे, पंचायती राज में आरक्षण लागू किया। ओबीसी का आरक्षण जो माननीय राम नरेश यादव जी ने लागू किया था, उसको बढ़ाकर ज्यादा करने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। और जब मुलायम सिंह यादव जी ने किया तो उसका विरोध हो रहा था, तो संसद में खड़े होकर आरक्षण का समर्थन करने वाले नेता का नाम है जनेश्वर मिश्र। यह है समाजवाद का मतलब। विचारधारा होती है, जाति तो उसके बाद आती है। जाति तो शादी ब्याह के लिए काम आती है ना। अब तो वो भी टूट रही है। अब तो सब बदल रहा है भाई। एक जमाना हुआ करता था कि खटिया पर नहीं बैठने देंगे। आज तो मैं इशारे में एक बात और कहूंगा, सामंतवाद और जातिवाद से लड़ने वाले जितने लोग थे उनको इस देश में माफिया कहा जाता है। किसी को मार दोगे तुम सामने से, किसी को जेल में मारोगे। ये वापस चाहते हैं कि 1990 के पहले का भारत बन जाए, जिसमें थोड़े से लोग किसी की मौत पर भी जश्न मनाएं और बाकी लोग गुलाम बन के चुपचाप बैठे रहें। बताओ, गांव के लोगों, चुनाव होता था तो वोट डालने के सारे लोग जा पाते थे क्या? आज से 30 साल 40 साल पहले? आप बताइए ना, मैं गलत कह रहा हूं तो? क्या गांव का बस्ती बस्ती का वोट, गांव वहां वोट देने गए तो एक आदमी लाठी ले खड़ा है तो वोट पड़ गलत, तो जो घरे गलत है, सही है। उस लाठी को तोड़ने वाले लोगों में से मुलायम सिंह यादव जी का नाम है, जिन्होंने ताकत दी कि आपके वोट की कीमत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, हजारों साल से तो देश में यही हुआ। सड़क पर चलना है तो जातियां देखी गई, विद्यालय में पढ़ने गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो जाति देखकर बाहर निकाला गया। क्यों निकाला? वो तो कोई मुसलमान ने नहीं किया था ना भाई। अच्छा, जाति किसने बनाई है? इसलिए अब कम से कम जाति के नाम पर लड़ना आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आएंगे और आपसे आपकी जाति के नेता को आगे करके कहेंगे कि अब की बार इनकी सरकार। समझ रहे हैं? ये धोखा है। कैसा? जंगल में लकड़ी काटने कुल्हाड़ी को लेकर जो व्यक्ति गया, लकड़ियां विरोध करने लगी प्रतीकों और बिंबों में। समझो गांव के लोगों, इसको कथा को गांव आपको समझाना है कि लकड़ी को कहा कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि कुल्हाड़ी में जो हत्था लगा है वो तुम्हारे बीच का है। जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ दे दिया, लकड़ियां कटती चली गई और सब चुपचाप उसकी बर्बादी का तमाशा देख रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि वो लकड़ी जो कुल्हाड़ी में लग गई वो हमारे बीच की हो ही नहीं सकती, जो वापस हमारी जड़ खोदने के लिए आ रही है। इस देश में जब कहा गया कि भारत का संविधान बदलना है, तो जितने भी पीडीए के लोग हैं अगर उस खेमे में हैं तो उन्होंने कोई आवाज उठाई क्या? अब उदाहरण सुनिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था। केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ एक आयोग है एनसीबीसी, आसान भाषा में उसको बताऊं, पिछड़ा वर्ग आयोग। उसने कहा कि 4.8% ओबीसी को आरक्षण मिला। होना कितना चाहिए? 27%। और जब चुनाव आया तो पिछले 2022 का चुनाव आप लोगों ने मेहनत से लड़ाई लड़ी थी, कसर रह गई, आपकी कसर थोड़ी रह गई, और जो जालिम थे वो साजिश में कामयाब हो गए। कामयाब हुए कि नहीं हुए? अभी कुछ लोग यहीं का किस्सा सुना रहे थे कि यहाँ भी कुछ वो हुआ। साजिश उससे बड़ी होगी। उदाहरण अगर आपको खबर मिली होगी कि चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ था, याद है आपको? चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से हुआ था।
और 36 वोट था। एक आदमी बैठ करके बैलेट पेपर पे वोट रद्द कर दिया। सारा वोट रद्द किसका किया? विपक्षी गठबंधन का, और अपने आदमी को जितवा लिया। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये चुनाव गलत है और इसको बंद करो और दूसरा मेयर बनेगा। वो बैलेट पेपर से था तो पकड़ में आ गया, मशीन से पकड़ में आएगा क्या? इसलिए मैं 2-3 चीजें इशारे में कह के, बहुत लंबी बात कहने का वक्त नहीं है, हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनने जाएंगे। मैं कहना केवल ये चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जितने विद्यार्थी थे, जब वो नौकरी मांगने लखनऊ की सड़क पर गए तो उनके ऊपर लाठियां मारी गई। आपने पता है कि नहीं? आपने, जबकि वो शिक्षक बन गए हैं, उनको केवल ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। उनके झोपड़ी के भाग नहीं खुलेंगे जो नौकरी मांगेगा। और बाकी धर्म के नाम पर आप लड़ाना चाहते हो। हम सब मिल करके इस भारत में बहुत दिनों से रहते हैं। हमारी लड़ाई धर्म की नहीं है। जैसे मंदिर में जाना है वो मंदिर में जाता रहा, खा जाएगा। जैसे मस्जिद में जाना है वो मस्जिद में जाएगा। मंदिर और मस्जिद कभी आपस में नहीं लड़ते। और कोई लड़ाने वाला कोई बाहर से आए वो लड़ा रहा है, केवल इसलिए लड़ा रहा है। आखिरी में एक किस्सा सुनाऊंगा। हमारे यहाँ इलाके में भैंस चोरी करने वाले रात के अंधेरे में भैंस चुराने आते। गांव के लोग हमसे ज्यादा तो हम समझ जाएगा। गांव में भैंस के गले में को घंटी टंगी है, हर घंटी बजती रहती है, घर के लोग चैन से सोते हैं। चोर रात के अंधेरे में आते हैं, और जब चोर कह रहा हूं तो वहां फिल इन द ब्लैंक्स है, आप समझ लीजिएगा आपकी क्या चोरी हो रही है। अंधेरे में आते तो चोर घंटी निकाल करके पूरब भागता है, तो भैंस लेके चोर पश्चिम भागते हैं। घर वाले जागेंगे, गांव वाले जागेंगे तो किस दिशा में जाएंगे? जिधर से घंटी की आवाज आ रही है उस दिशा में सारा गांव दौड़ेगा। चोर गया, पकड़ लो पकड़ो। और दूसरे सारे चोर भैंस लेके, आखिरी में चोर घंटी फेंक करके गायब। गांव वाले पहुंचे तो क्या मिला? और चोर भैंस चुराकर चला गया। आपके शिक्षा की भैंस, रोजगार की, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई की भैंस कोई चुरा रहा है, और आपको भी कुछ पकड़ा गया है, बजाते रहो। और आप भी उसे बजाने में मगन हो गए। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि ये जो चोरी है वो रुकेगी कैसे? समाजवादी आंदोलन की विरासत समझो नौजवानों, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। पुराने लोगों ने लड़ाई लड़ करके यहाँ तक पहुंचाई है, और आपको अगर ये लड़ाई आगे नहीं ले जाना है, आपसे कहा जाएगा धर्म के नाम पर चलो, तब आप कहना शिक्षा के नाम पर। आप पूछोगे कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिला, तो वो कहेंगे मंदिर वहां बनवा दिया। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप कहेंगे 15 लाख रुपया कहाँ मिला, तो वो कहेंगे कश्मीर को भारत में मिला लिया। बोलेंगे ना? अच्छा, उससे क्या मतलब, वो पहले भारत में नहीं था क्या? आप पूछेंगे कि 100 स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट गांव कहाँ बना, तो वो कहेंगे ट्रिपल तलाक हटा दिया। ये क्या है भाई? तुमने जब चुनाव लड़ा तो वादा किया था कि नौकरी दोगे, पैसा दोगे, और जब सरकार बन गई तो अपनी विचारधारा का एजेंडा लगा रहे। मंदिर लोग अपने गांव में बनवा लेते हैं अपने जेब के पैसा से। भाई नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और नौकरी की बात करके समाजवादी आंदोलन का नारा नौजवानों गांव गांव में गुलजार करने की जरूरत है। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। ये नारा हमारे देश के समाजवादी लोगों का था। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब की बेटी, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, और सबको शिक्षा दे न सके जो, सबको रोजगार दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार इसलिए आज इस लड़ाई में अगले 50 दिन युद्ध का वक्त है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लाइन कहा कि अब 2 खेमा बटा हुआ है, एक तरफ संविधान रक्षक खड़े हैं और एक तरफ संविधान विरोधी खड़े हैं। तो संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, मंडल कमीशन बचेगा तो हम बचेंगे। ये सारी चीजें बचाना हमारी जिम्मेदारी है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब सब लूट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमने लकीर खींच करके समाजवाद और अम्बेडकर
साम्यवादियों के साथ खड़े होकर के संविधान विरोधियों को देश से हटाने का काम करने का निर्णय लिया था। इसलिए इस बार जब चुनाव का रिजल्ट आए और 4 जून को बूथ और सेक्टर में आप लोगों की जिम्मेदारी है, धर्म के नाम पर मत लड़िएगा। ऐसे तमाम आपको बहकाने वाले लोग आएंगे, जैसे हम इतना जरूरी बात करती और तो उन्होंने बहुत ढीला हुआ युवाओं का प्रवृत्ति है। यहाँ वहाँ खुदाई कहीं हुई तब वो बैठ के वहाँ तमाशा देखते हैं। अब पता चला आंदोलन कहीं हो, लड़ाई कहीं हो रही है तो वहाँ ना जाइए, पता चल उहरिया का होता। यह भटकावे वाले लोग असली मुद्दा से तो के भटका देना तो के पता नहीं चला। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ और रुखसत कर रहा हूँ। आज से ये आगाज हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सम्मान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया और अब इस लड़ाई को आखिरी वक्त तक लड़िएगा। चुनाव अपने मुद्दे पर लड़िएगा। लोग भटकाने आएंगे जाति और धर्म के नाम पर मत भटकिएगा। कहिएगा कि जो संविधान को मानने वाले हैं वो एक तरफ आ जाएं। 5 किलो अनाज कमा कर खाते थे इस देश के लोग, मांग कर खाने वाले लोगों में नहीं है। हमने कमाई, तुमने हमारी बर्बाद कर दी, इसलिए तुम्हें अनाज देना पड़ रहा। भटकिएगा मत, मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ। अनाज जिसके घर में रोजगार रहे, शिक्षा रहे, सम्मान रहे, वो 5 किलो क्या 50 किलो अनाज अपने कमा कर खरीद कर खा सकता है। इसलिए तुमने रोजगार छीन लिया और गुलाम बना रहे हो। अगर ये लड़ाई हार गए हम लोग, ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है। मैं आखिरी वाक्य बोलने जा रहा हूँ। चुनाव नहीं होंगे, ये बात मैं आपसे कह के जा रहा हूँ। और अगर चुनाव होंगे जैसे रूस में होता है, पता है रूस जाना लगी ना, पता चल यहाँ से कुल ब्रह्मांड जाने लगा। पड़ोसी देश में क्या होता पता है ना, पड़ोसी देश में विज्ञान पे खोज होती है, हमारे यहाँ गोबर पे खोज होती। अरे भैया गोबर यहाँ पहले से सबके पता रहे कि कुछ चीज है तो माने लो। एक बात कोई और हमको समझा रहा है, कोई नेता समझा रहा नहीं भाई। ये गांव के लोगों से वैज्ञानिक कौन था, कौन सा खरपतवार खाने और खिलाने के काम आता है और कौन सा जहर है, ये आपसे बेहतर कोई जानता था क्या? कोई बाहर से आके आपको इसके नाम पर भड़का गया। चुनाव होंगे तो रूस के नाम पर होंगे। पता है वहां एक आदमी चुनाव खड़ा होता है ना, तो दूसरा उसके विरोध में कौन खड़ा होगा वो भी वही तय करता है। और वोट जब पड़ता है तो विरोधी को वोट नहीं पड़ता है। 92 वोट पड़ा रूस के राष्ट्रपति को, 8 वोट खिलाफ में नहीं पड़ा, रद्द हो गया। 24 का चुनाव आखिरी चुनाव है जो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। एक मशीन तो आप बदलवा नहीं पाए, उसी मशीन से हो रहा है ना। विद्यार्थी से चर्चा कर रहे थे जिले इलाही, एक विद्यार्थियों से पूछे कि आपको सबसे कठिन पेपर कौन सा लगता है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने पिछली बार बताया, एक विद्यार्थी खड़ा होकर बोला बैलेट पेपर। सबसे ज्यादा उसे डर लगता है ना, लेकिन अब उसका वक्त नहीं है। हिफाजत लेकिन उसकी करनी है। हम हो सकता है चुनाव में लगातार अब लोगों के बीच में रहेंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि बूथ और सेक्टर के लोगों की जिम्मेदारी वोट डलवाने की है और वोट को बचाए रखने की भी जिम्मेदारी आपकी। चोरी न हो जाए आपके वोट की। तो जब तक चुनाव का माहौल है, किसी भी तरह की नफरत और झगड़े में मत पड़िएगा, अपने मुद्दे पर रहिएगा। बाकी एक बात कह दें, तमाम पार्टियां हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है। हिसाब इसका बाद में हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कौन सा गलती आज से 20 साल पहले की थी। इशारा समझ जाइए। 20 साल पहले आपने गलती की थी, इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। आपके विधायक जी हमारे यहाँ नहीं आए, आपके सांसद जी नहीं आए। अगर देश बचेगा तो बाद में बैठकर हम लोग इसका हिसाब किताब कर लेंगे। ये चुनाव देश बचाने का है, इसलिए पुरानी 10 चीजें हैं, 10 में 5 जगह पर हमारा और आपका झगड़ा हो सकता है, लेकिन 5 जगह पर अगर हम और आप एक हैं तो आइए इन 5 जगह पर एक होकर के जीत लें। बचेंगे तो इन 5 पर बैठकर बतिया लिया जाएगा। सही है कि नहीं? इसलिए एकजुट होने का वक्त है, पहचानने का वक्त है। जो आपके बच्चों का पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई की बात करे, आपका वोट उसको जाना चाहिए। बाकी किसी भी झूठ और किसी भी लूट में सबक सिखाइएगा कि दोबारा इस देश में कोई इतना बड़ा झूठ बोलने वाला और इतना बड़ा लूट करने वाला, चंदा लूटने वाला, आपके बच्चों का भविष्य लूटने वाला कोई ना आए। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट दीजिएगा, ताकि आपके बच्चे याद करें कि हाँ, जब लड़ाई का वक्त था तो हमारे लोगों ने सही निर्णय लिया। मैं पूरी समाजवादी पार्टी के विधानसभा के तमाम कर्मठ लोगों को, बूथ और सेक्टर के लोगों को केवल एक निवेदन करके जा रहा हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो गलत होता है वो डरता है,
जो सही होता है वो डरता नहीं है। ये समाजवाद का झंडा बुलंद करके गांव में अब निकलने का वक्त आ गया है। आदरणीय नेताजी कहा करते थे, समाजवादियों, जब वक्त आए इंसाफ और इंसानियत को बचाने का तो किसी से डरना मत, बाहें बाहों में फैला करके जितने लोग हैं एक साथ प्रेम मोहब्बत से